मेहमानों से शुरुआत करते हैं। मदिया, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर भी फ़ैशन के हवाले से काम करती रही, पाकिस्तान में भी कर रही हैं, अभी जो कोविड की सूरत हाल चल रही है इसमें कितना लॉस देख रही हैं आप, स्पेशली डिज़ाइनर्स को कितना लॉस हुआ है? इस साल में तो अर्ली दिस ईयर तो पिकड अप हुआ था। अच्छा, मतलब दोबारा से स्टार्ट हुआ था, रिवाइव हुआ, ऑनलाइन बिजनेस दोबारा से हुआ। लेकिन नाउ अगेन थिंग्स आर शटिंग डाउन। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कोविड ने, कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो कोविड की वजह से लोगों ने ज़्यादा ऑनलाइन ई बिज़नेस की तरफ आ गए लोग, और जो कि अच्छा भी है। अब अगर लास्ट 10 डेज़ के अंदर इफ़ दे पुट लॉकडाउन, दैन ये अच्छा हो सकता है कि अगर आपकी कलेक्शन, आपके पास ई स्टोर्स हैं, तो इस ई स्टोर्स के थ्रू आप कन्वीनियंटली घर से बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में भी लगा सकते हैं। बीइंग अ डिज़ाइनर एंड बीइंग अ कस्टमर, आई थिंक कि हमें रमज़ान खाली इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकअप एंड स्टफ, आपको साथ साथ बैलेंस लेके चलना चाहिए। सो आई थिंक वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इफ़ देयर इज़ अ ई स्टोर, तो अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो जब तक बाज़ार जाए ना, अब अगर ई स्टोर पे सपोज़ एक सूट एक डिज़ाइन 18,000 का या 15,000 का है, तो वो ख़वातीन का मसला है कि जब तक जाएंगी नहीं, चेक नहीं करेंगी, उस पर कुछ चीज़ें नहीं चेक करेंगी तब तक उनको सुकून नहीं आता है। तो ई बिज़नेस में कहते हैं, ई जो भी उस पर शॉपिंग होती है, ई शॉपिंग पे कंफ्यूज होते हैं लोग कि जी पैसे कुछ पैसे तो हम भेज देंगे लेकिन पता नहीं डिज़ाइन क्या है, ये कुछ होती है प्रॉब्लम? दैट्स ट्रू। आई थिंक ये है, साइड बाय साइड चलता है। देयर आर मैनी डिज़ाइनर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड देन आई थिंक वो बहुत अंडर रेट हैं। और लेकिन कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जिसके अंदर क्लाइंट का ट्रस्ट है और उनके लॉयल कस्टमर्स हैं हु ऑलवेज गो टू द सेम डिज़ाइनर्स। और लेकिन अब ये भी हो रहा है, हमें जैसे हम एथिक्स की कमी है हमारे पास, तो हम बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं ऑनलाइन। मेरी बहुत सारी कस्टमर्स मुझे बताती हैं कि हमने उनको इतने पैसे भेजे थे एंड देन नाउ दे आर स्टॉप टेकिंग आवर कॉल्स, और हमारी कॉल्स नहीं ले रहे हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी शिकायतें आती हैं ये कि मतलब शादी थी नेक्स्ट वीक और दे जस्ट डिसअपीयर्ड, और उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और हमें कपड़े डिलीवर नहीं किए। तो आई थिंक एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आप व्हाट इज़ अ ग्रेट फिट फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आप लोग अभी आप पाकिस्तान में हैं, आप काफ़ी अर्से अमेरिका में मुकीम थी, अब जैसे आपके अभी भी जो बाहर के क्लाइंट्स हैं और आप उनको यहाँ से कपड़े भेजती हैं, लेकिन कोविड की वजह से शिपमेंट्स लेट हो रही हैं, ये हो रहा है, तो इसमें कितना इस वक्त फियर है उन लोगों को भी जिनके इवेंट्स हैं, और डिज़ाइनर को कितना फियर है? ओके, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं तो टू बी ऑनेस्ट जब कोविड स्टार्टेड मैं अपने भाई की इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर आई थी पाकिस्तान, एंड उसके बाद कोविड हैपेंड एंड देन फ़्लाइट्स बंद हो गई, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं यहीं से क्योंकि मेरे वर्कर्स सारे यहाँ पर थे और उनको वो जॉबलेस हो जाते कुछ अरसे, तो हमने उनको घर पे बिठा के सैलरीज दी, सब कुछ दिया। But then I had to look after, because my sister looks after my business when I am not here physically. तो लेकिन उसके छोटे बच्चे हैं, not everybody is comfortable being around other people. इस वजह से I was like नहीं, I need to be here, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे और इट्स गोना अफेक्ट सो मैनी फैमिलीज़। तो फिर मैं यहाँ पर आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स मेक कलेक्शन, इस टाइम को इस तरह से बनाते हैं कि अपनी कलेक्शंस पहले से रेडी कर लेते हैं, एंड देन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जैसे ही मेरे क्लाइंट्स को पता चला कि आफ्टर लाइक 12 years आई एम अगेन इन पाकिस्तान माई सेल्फ, तो दोबारा से वो 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, कुछ एक मेरी क्लाइंट है जिनकी बेटी की अभी शादी हो रही है, शी इज़ लाइक मदिया यू आर इन पाकिस्तान, आई नीड टू गेट क्लोथ्स, तो वो मैं उनका पूरी फैमिली के ब्राइडल्स और सब कुछ कर रही हूँ। सो आई थिंक उनका एक ट्रस्ट है मुझ पर, और इसी तरह ऑर्डर्स आने लगे। लेकिन आपका क्वेश्चन वो था कि ओके, सो शिपमेंट्स में ये हो रहा था कि ये इनिशियली तो जैसे लॉस एंजलिस 3 से 4 दिन 4 वर्किंग डेज़ में भी पैकेजेस डिलीवर हो रहे हैं, बट देन देयर वर पैकेजेस जो 10 डेज़ में भी डिलीवर नहीं हो रहे थे, जैसे अभी भी 2-3 मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। सो व्हेन वी कॉल DHL तो वो यही कहते हैं कि अभी फ़्लाइट्स इतनी नहीं है, जिस हब पे है फ़्लाइट्स वहाँ जल्दी डिलीवर हो रहा है, जिन हब्स पे नहीं है, हमारे पास प्लेन्स नहीं है, तो इस वजह से डिले। सो हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि टाइमली डिलीवरीज दें, लेकिन हमने उनको
अहेड ऑफ अ टाइम बताया भी है क्लाइंट्स को कि बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी डिले एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल जी, और इसमें कोई किसी डिज़ाइनर की गलती नहीं होती है। अमूमन ये चीज़ इस वक्त तो पूरी दुनिया में ही है। तो अगर अल्लाह ना करे आपका डिज़ाइनर ना भेजे तो फिर पुराने कपड़े पहन लीजिएगा। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज यूँ उसकी सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी दूसरी मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर मुबशरा, पाकिस्तान से आप चली गई थी, काफ़ी लोग जो है उसके बाद उनके वेट बढ़ गए, कुछ लोगों के बाल गिर गए, देन आप अगेन माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं। कैसा जा रहा है आजकल काम, पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह स्लो है बट पिक करेगा। ज़ाहिर बात है कि वेडिंग्स का सीज़न है, वो राइट आफ्टर रमज़ान ईद के बाद फिर शुरू होगा। अच्छा, जब आपको देखते हैं तो जहन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। अच्छा। पहले आते हैं हेयर लॉस की जानिब। अच्छा, आजकल हर चौथे पांचवें बंदे का मसला है। लड़के तो बेचारे ज़्यादातर उनके बाल वैसे ही गिर जाते हैं, कुछ कहते हैं खारे पानी की वजह से गिर जाते हैं, कुछ की टेंशनों से गिर जाते हैं, और ख़वातीन के साथ भी ये मसला है। तो ये जो हेयर लॉस हो रहा है, इसके लिए क्या बेस्ट तरीका है कि हम किस तरह अपने बालों को बचा सकते हैं? कहते हैं सिल्की बाल जल्दी गिर जाते हैं, मोटा बाल देर से, किस तरह इस तरह की बातें होती हैं। अब आप बताएं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, आपका न्यूट्रिशन डाइट प्लान क्या है, जो भी आप खा पी रहे हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं। थर्ड है पर्सनल हाइजीन। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा हेयर वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर शैम्पू, कंडीशनिंग। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ कि हम इंटरनली क्या टेक कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये भी इशू है, ख़वातीन को, कि दूसरे फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी इश्यूज़ होते हैं। मेल का भी सेम है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। कहीं हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाने की वजह से भी होता है, कहीं कम हो जाने की वजह से होता है। तो बेसिकली ये मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको केटर करते हैं, कोई भी एम्प्यूल लगाने से, शैम्पू, कंडीशनर, वो एक रिस्टोरेशन है, यानी आपको प्रिवेंशन नहीं कर रहा, आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटेन कर रहा है। असल में अगर आपका मेडिकल इश्यूज़ है, उसको हमने जज आउट करना है, यानी आपने कंप्लीट CBC प्रोफाइल निकालना है, यानी ब्लड एनालिसिस हो जाए, एक्सरेज हो जाए, अल्ट्रासाउंड्स हो जाए कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है मेडिकली इन्वॉल्व। अच्छा, जो कहते हैं कि जेनेटिक है कि जी इनके अब्बू को गिरे थे, ये होता है? जेनेटिक भी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि सिर्फ 2 चीज़ का अगर इनटेक अगर आप ज़्यादा करें तो फिर इशू नहीं होता। नंबर 1 इज़ विटामिन B12 और B6। अगर B12 3 मंथ्स लें, उसके बाद ब्रेक करें, फिर अनदर 3 मंथ्स लें। अच्छा, ये जो विटामिन आपने बताएं, ये ज़रा हमारी नाजरीन को आसान अल्फाजों में ये बताएं कि ये अगर खाने की किन चीज़ों में ये ज़्यादा होता है? कहते हैं मछली खाने से बाल नहीं गिरते, तो अगर कोई विटामिन ये किन, जो हमारी जो नेचुरल फूड्स हैं उनमें किन में ग्रीन होता है? लीवी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप 8 सब्जियां, कोई भी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स ले लें, उसको मिक्स करके कॉकटेल बनाएं, यानी पानी में, ठीक है? तेल में नहीं? तेल में नहीं, पानी में आपने बनाना है। और उसके साथ साथ अगर सिंपल आप पाइनएप्पल्स ऐड इन कर लें, क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोमेलिन जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं फुल बॉडी का, वो पाइनएप्पल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स 8 किस्म की आप ले लें, उसके अंदर पाइनएप्पल ऐड करें, क्योंकि आपको सुक्रोस भी चाहिए। तो वो एक ब्लेंड इन कॉकटेल हो जाएगा आपकी हेयर के लिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बाज़ार से शैम्पूज़ ले आते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। शैम्पू कंडीशनर्स होते हैं कि जी ये मार्केट में सस्ता वाला आया हुआ है या ये है, इसको लगा लेते हैं, उनके एड्स भी आ रहे होते हैं। तो क्या जो ये कोई भी शैम्पू होता है, इसके इस्तेमाल से भी होता है कि जो सस्ते होंगे डेफिनेटली हमने जाली भी पकड़े, उसके केमिकल से भी असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मल अगर आप घर में जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें टी ट्री ऑयल्स आते हैं, अरोमा थेरेपी ऑयल्स, टी ट्री, ओके, ठीक है, उसके 10 कतरे उसमें ऐड कर लें, वो एंटी फंगल का काम करेगा। क्योंकि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है, स्किन के भी एक बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, चिपचिपाहटपन, काफ़ी लोगों को खुजली बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और गर्मी का सीज़न होता है, दौड़े भी आ जाते हैं, अंदर पूरा सर भरा हुआ होता है। फिर एक दूसरे के टॉवल बहुत इस्तेमाल करते हैं जल्दी में हो, और कोम इस्तेमाल हो रहा होता है, और दूसरे शैम्पू, कंडीशनर्स, तो ये सारा क्रॉस कंटामिनेशन है। तो इसको थोड़ा सा रिस्टोर अगर हम कर लें तो बहुत अच्छी बात है।
जस्ट इन केस अगर टी ट्री नहीं मिलता, नीलगिरी जिसे हम कहते हैं इक्लिप्टस ऑयल, हमारे पूरे पाकिस्तान में इक्लिप्टस ऑयल भरा पड़ा हुआ है। आपने सिंपल करना ये कि कंडेंस उसको थोड़े से पत्ते वगैरह तोड़ लें आप, और अगर आप उसको एक हद तक 4 या 5 पंच ऊपर से टाई आउट करें रस्सी से, और डार्क प्लेस पे रख दें 1 हफ्ते के लिए, वो ड्राई आउट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ड्राई आउट नहीं होता, माइक्रोवेव कर लें 250 डिग्रीज़ पे इसको 15 मिनट के लिए, तो पूरे वो पत्तों को सुखा देगा। सुखाने के बाद आप उसका पेस्ट बना लें, मींस ब्लेंडर कर लें, वो पाउडर टाइप बन जाएगा। उसको अगर आप अपने शैम्पूस या योगर्ट में इस्तेमाल करते हैं तो एज अ योगर्ट ये कंपोनेंट बन जाएगा जो आपके हेयर को हेयर फॉल से रोकेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये भी होता है कि बड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई रोज़ शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, ये बात है? पर्सनल हाइजीन के मुताबिक तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मस्ट आपने, लेकिन अगर हम हफ्ते लगा रहे हैं, अगर रोज़ हम नहा रहे हैं, रोज़ शैम्पू लगा रहे हैं, मतलब अगर तो उसमें अगर आपका शैम्पू अच्छा है, जैसे मैंने बताया आप नीलगिरी यूकेलिप्टस कर लें, टी ट्री कर लें, लेमन स्क्वीज़ करके कर लें, तो कोई इशू नहीं है। पर्सनल हाइजीन, बिकॉज जून जुलाई में इतनी हीट होती है तो यू नीड टू क्लेंस आउट, यानी बैक्टीरिया को तो आपने ख़त्म करना है ना। अच्छा, बहुत सी लड़कियां ये चीज़ कराती हैं, अब तो लड़के भी कराने लगे जब लंबे बाल हो जाते हैं कि वो रिबॉन्डिंग कराते हैं बालों में, और फिर कुछ लोगों के बालों में रोज़ाना वो लगता है, हेयर ड्रायर लगता है। बिल्कुल। तो ये नुकसानदेह है बालों के लिए? बहुत ज़्यादा, मैसिव अमाउंट, क्योंकि जब आप कोई भी नेचुरल चीज़ को केराटिन करते हैं, स्ट्रेटन अप करते हैं, तो रूट जो है आपका 3 to 5 सेंटीमीटर वो अलाइव है, उसके बाद जितने बाल हैं वो डेड है, ठीक है। तो जब आप रूट से जब ये स्ट्रेटनिंग होती हैं तो आपने रूट ही ख़त्म कर दिया। फिर उसके अगर फर्स्ट उसके अलावा अगर जैसे रूट जब आते हैं तो वो स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को रूट टचअप करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक अनदर केमिकल ऐड इन हो रहा है, तो वो एक बड़ी ज़्यादा हैज़र्डस, स्पेशली जो स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राइज होते हैं, तो वो थोड़ा सा हीट ओरिएंटेड चीज़ें, तो उसको अवॉइड करें। नहीं अवॉइड होता तो बेसिकली हमने करना क्या है कि आपने ट्वाइस से थ्राइस अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद आपने सिर्फ सिंपल योगर्ट लगाएं सर के अंदर, ये पूरे बालों में योगर्ट लगा के छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप वॉश आउट करेंगे, आपका बेहतरीन हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और चलें, अच्छा हुआ जहन में आ गई कि कुछ लोग कहते हैं कि तेल रात को बालों में लगा के सोना नहीं चाहिए, सही है बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 1 आवर के लिए लगाना चाहिए, उसके बाद आप वॉश आउट करें, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा आप ऑयल लगा रहे हैं। जैसे सरसों का ऑयल लगा रहे हैं, जैतून नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैतून अगर आप लगाने, अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे वो तो ड्राई करेगा। देखिए, पहले का ज़माना अलग था, 50 साल पहले अलग था, हर चीज़ आपको एक डिफरेंट अर्थ बेस मिलती थी। अब जो है, क्योंकि अर्थ को एक इतना आया, हमारी सॉइल चेंज हो गई, फ्लड्स इतने आ गए, तो वो जो न्यूट्रिएंट इन द सॉइल होता है ना, वो ख़त्म हो गए हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी जी। बहुत से लोग सोते हैं, हम भी सोते हैं, कभी कभी तेल लगा के छोड़ देते हैं। 1 घंटा आप कर लें और स्टीम कर लें, या बाहर धूप में चले जाएं, 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, आप बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस आके वॉश आउट ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ना करो। जिन अंकल्स के बाल नहीं गिरते थे ना, वो कहते थे मैं नहाते ही तेल लगा लेता हूँ, और वो हम सब सोचते थे यार ये लगा लेता हूँ। लेकिन कभी मैं एग्री करूँगी, नहीं, आपने अगर शावर लिया और उसके फ़ौरन बाद आके अपने अच्छा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, वो तो कहते थे जो मिले लगा लो, फिर लगा के छोड़ दो पूरे दिन। जैतून का तेल आप लगा लें, और काफ़ी लोगों के हेयर जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जो मैनेजेबल नहीं होते, अब जैसे सिरम्स हैं, या अगर आप मूस लगाएं तो वो मच मोर केमिकल्स अगेन। तो अगर न्यूट्रिएंट, जैसे फॉर इंस्टेंस फॉर माई सेल्फ मैं बात करूँगी, मैं ये करती हूँ, नहाने के फ़ौरन बस जैतून का तेल लगा लिया, एंड आई लीव इट इन माई हेयर, क्योंकि बहुत कर्ल है तो वो बिल्कुल मतलब अपनी प्लेस पे फॉल करता है, और उसके बाद आप एवरीडे वॉश आउट कर लें, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, लेकिन जैतून का तेल लगाएं, और जो रात को लगा के छोड़ते हैं वो बिल्कुल ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सबके लिए समझ गए होंगे। है ना, डिज़ाइनर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ डिज़ाइनर लगाते हैं। क्या एक पूरी इसको एजुकेशन लेने के बाद ही एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है, या इसका ताल्लुक़ आपकी क्रिएटिविटी से है या आपके ड्रेसिंग सेंस से है? अगर किसी को ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो क्या वो अच्छा डिज़ाइनर भी है, या एजुकेशन लेने के बाद, फील्ड में उतरने के बाद आप एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं?
अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो होता क्या है कि अगर आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी है, इनबॉर्न आपके एस्थेटिक्स अच्छे हैं बचपन से ही, सो ऑफ कोर्स अगर आप उसके लिए एजुकेशन ले लेंगे तो वो तो चार चांद लग गए ना, यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड आप। एंड देन अगर यू नो आपकी क्रिएटिविटी लिमिटेड है एंड एस्थेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप एजुकेशन ले भी लें तो आई डोंट थिंक यू कैन एक्सेल। आई थिंक या अच्छा, एक चीज़ और ये होती है कि हम अक्सर फैशन शोज़ के देखते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर करिएगा, जब भी कोई डिज़ाइनर आता है मैं सवाल ज़रूर पूछता हूँ। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आप ज़िंदगी में पहन ही नहीं सकते, वो क्या होते हैं? क्या वो उनकी क्रिएटिविटी होती है? क्योंकि ऐसे ड्रेसेस तो हमने ज़िंदगी में किसी को नहीं पहने हुए देखा, वो क्या होता है? आपने पहले भी मुझसे ये सवाल किया था। सो जब कोई डिज़ाइनर आता है मेरे ज़हन में सवाल आया जी सही है। सो थिंग इज़ इन फैशन एक टर्म है जिसको आप कहते हैं अवांगार्ड, विच इज़ हाई फैशन, समथिंग विच इज़ आउट देयर। जैसे कि आपकी इमेजिनेशन है, एक आर्टिस्ट है, अगर उसकी कोई इमेजिनेशन है वो कैनवस के थ्रू बताएगा और उसको पेंट करके बताएगा कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट, एंड देन आप उसको परसीव करते हैं, अपने क्रिटिक्स उसके बारे में लिखते हैं, सही है। इसी तरह डिज़ाइनर है, इफ़ वी कम अप विद अ कलेक्शन, हम सबसे पहले एक थीम लेते हैं, उसके बाद उस थीम के मूड बोर्ड्स बनाते हैं, सही है। जब मूड बोर्ड्स बना लेते हैं उसके बाद उसकी फैब्रिक रिसर्च करते हैं, कलर रिसर्च करते हैं, सारा कुछ करने के बाद वी कम अप विद अ कलेक्शन। अब वो कलेक्शन किसी भी चीज़ की तरफ हो सकती है। अब मुझे रनवे पे ऑडियंस को दिखाना है कि दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, ये मेरी इमेजिनेशन है, एंड इमेजिनेशन कैन बी वाइल्ड एट टाइम्स टू, ठीक है। तो वो डिज़ाइनर आपको बता रहा होता है अपनी इंस्पिरेशन, अपनी इमेजिनेशन आपको बता रहा है, सही है। सो सेम रीज़न आपको वो कपड़े कहीं बिकते हुए नज़र नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। किसी ने, जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे थीसिस में मेरी जो थीम थी वो ब्यूटी एंड द बीस्ट थी। सो उसके अंदर मैंने एक अवांगार्ड गारमेंट मैंने जो बनाया था, उसमें एग्जैक्टली इसी तरह हुआ था कि मैं एक गाना देख रही थी टीवी के ऊपर, मैडोना का एक गाना आ रहा था, दैट उसकी वीडियो बड़ी डार्क सी है। सो उसी से मुझे एकदम से जहन में आया कि व्हाई नॉट मैं उसको बीस्ट इफेक्ट देने के लिए एक गारमेंट तो डार्क सा बना दूं, पर व्हाई नॉट मैं उसके ऊपर एक केज सी चीज़ उसको पहना दूं, ठीक है। तो अब वो चीज़ अगर वो रैम्प पे आ जाएगी, ऑफ कोर्स आपको लगेगा ये वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल जी, वो एक डिज़ाइनर की इमेजिनेशन होती है। इस वजह से सवाल पूछते हैं कि जब हम भी देखते हैं तो हमारे जहन में नहीं आता था, लेकिन जब कोई डिज़ाइनर आता है सवाल मैं पूछ लेता हूँ ताकि लोगों का विजन क्लियर हो जाए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, क्या बनाया आपने, ये बताएं। आज मैंने फिंगर फिश बनाई है और उसके साथ मैंने सर्व करी हूँ रेड सॉस। फिंगर फिश बनाई है, तो ये फिंगर फिश में भी आपने कुछ स्पेशल किया है? बिल्कुल या ये एक सिंपल है जैसी मिल रही होती है? नहीं नहीं, इसमें भी मैंने बिल्कुल इसमें इनोवेशन एक ये की है कि सबसे पहले तो इसमें मैंने अपना घर का मसाला इसमें ऐड किया है, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो हमेशा मैं कहती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का भी पेस्ट डाला है, थोड़ा सा उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। उसके अलावा इसमें काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, आप अपने हिसाब से, हम यहाँ ज़्यादा खाते हैं जैसे हमेशा मैं बताती हूँ, तो मैंने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। हल्दी ऐड की है, उसके अलावा चिली सॉस ऐड किया है, सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया। जब देखा कि अच्छा सा उसका टेक्सचर आने लगा है, उसके अंदर मैंने फ़िश को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 से 1.5 घंटे के बाद उसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया और फिर दोबारा आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसको कोटेड करके फ्राई कर लिया। कोटेड में मैं जो हमेशा बताती हूँ कि मैदे को पहले इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स मैंने ऐड किए, 1 चुटकी लाल मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक, ये ऐड करके उसको मिक्स किया, उसमें उसको कोटेड करके अंडे के बाद क्रम्स में करके फ्राई कर लिया। दूसरी जगह जो मेरा रेड सॉस है जो मैं सर्व कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रेसिपी चेंज की है। वो ये है कि इस दफ़ा मैंने शहद, मायोनीज़ और चिली सॉस के साथ केचप भी ऐड किया है और कुटी लाल मिर्चें, ताकि थोड़ा सा रेड सॉस पता तो चले कि रेड सॉस है।
पता तो चले जी। अच्छा आप ये बताएं कि आपने घर का मसाला तो बजट बचाया आपने, हमारा घर का मसाला क्या मतलब है, घर का क्या मसाला आपका अपना पर्सनल है कोई वो? घर का मसाला एज इन ये कि हम औरतों की एक ज़बान होती है कि जी मैंने घर का मसाले से आज खाना बनाया। घर का मसाला ये होता है कि घर में ही जो मसाले अवेलेबल होते हैं हम उन्हीं से मिक्स करके कुछ ना कुछ, चाहे वो मैरिनेशन हो चाहे वो कुछ भी खाना हो, वो बनाते हैं। अच्छा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इस वजह से मैंने कहा भाई घर का मसाला शायद ये भी को बाजार में एक ब्रांड आ गया घर का मसाला। अच्छा ये बताएं कि ये क्या है, ये क्या बना रही है, आइसक्रीम नज़र आ रही है? बिल्कुल, आज मैं आइसक्रीम शेक बना रही हूँ जिसमें मैं वेनिला और चॉकलेट आइसक्रीम से शेक बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने वेनिला ऐड की है। हम यहाँ पे 4 सर्विंग करते हैं तो मैंने अराउंड इधर 8 टेबलस्पून मैंने वेनिला आइसक्रीम के किए हैं और मैंने अपनी चॉकलेट यूज़ की है। चॉकलेट आप आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं मगर बहुत ज़्यादा मिठास हो जाती तो इसलिए मैंने हमारे हिसाब से यहाँ चॉकलेट यूज़ की है। चॉकलेट को मैंने दूध में मेल्ट करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसको ब्लेंडर में मिक्स करूँगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 3 कंडेंस मिल्क के टेबलस्पून यूज़ किए हैं। उसके अलावा 1 पैकेट मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड किया है और हम 4 सर्विंग में हम लोग इसमें 1 लीटर दूध यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पे डिपेंड करता है कि आप उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक करना चाह रहे हैं या कितनी लिक्विडी करना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और हम 4 नहीं हम 5 करते हैं, आप बनाती 4 हैं फिर उसको आधा आधा करके 5 कर देते हैं। क्लियर बताया ना जी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मरहबा के मशरूबात भी पड़े हैं, बहुत अच्छे मशरूबात होते हैं जी, और बिल्कुल इस्तेमाल करें। हमारा आज का मौजू वालिदैन का एहतराम और इनकी अहमियत। मुफ्ती साहब जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वालिदैन के बारे में तो जगह जगह हुक्म आया, कुरान पाक में भी आया। आपसे जानना चाहेंगे कि कुरान पाक में वालिदैन के लिए क्या हुक्म आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह ताला कुरान हकीम सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तेरे वालिदैन या इनमें से कोई भी बुढ़ापे को पहुँच जाए फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ने वादे फरमा दिया कि तुम में से जो तुम्हारे वालिदैन हैं उनमें से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके सामने उफ़ नहीं करना बल्कि क़ौलन करीमा यानी कि अच्छे और नरमी वाले अंदाज से बात करना। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह फरमाया, एक जगह अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसान, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन, वालिद या वालिदा, ये 2 इंसान जिनको अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि वालिद को देखा जाए, अल्लाह ने अपनी रज़ा वालिद के रज़ा में रखी। वालिदा को देखा जाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान का और नरमी का सबसे बड़ा हकदार वो तुम्हारी वालिदा हैं। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह, यानी कि 3 मरतबा पूछा तो तीनों मरतबा अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा एहसान का और तुम्हारी नरमी का और उनके हुकूक का हकदार है। उसके बाद फिर बाप का फरमाया। तो दोनों जो शख्सियात हैं, सबसे बड़ी बात कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से वो शख्स जो है ना, वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता बल्कि हलाकत में पड़ जाएगा जो अपने वालिदैन में से किसी एक को भी ज़िंदा पाए और उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़िरत ना करे। अच्छा मोहसिन भाई, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे आपने कहा कि वालिदैन के आगे उफ़ ना करो। समटाइम ये होता है कि अगर हम रिश्तों की बात कर लें तो चाहे लड़का हो या लड़की, अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाह रहे हों और पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे बज़िद हैं कि नहीं आप इसी से शादी करें, इस्लाम हक़ देता है अपनी मर्ज़ी से शादी करने का, ऐसी सूरत हाल में क्या करें कि अगर माँ बाप का दिल दुख रहा है लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरेगी, तो ऐसी सूरत हाल में क्या? देखिए बात तो ये कि जो वालिदैन बयान फरमा रहे हैं, अगर वो ख़ातून या वो घराना का मुअज़्ज़ज़ घराना है और वैसे भी वो मामलात आपके बेहतर हैं, आगे ज़िंदगी भी वो लड़की भी मकसद जो है बेहतर है, तो फ़जीलत इसी में है कि वालिदैन की बात मान ली जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आपने किसी को पसंद कर लिया, बिल्कुल शरीयत इस बात की इजाज़त देता है, किस बात की, कि अगर लड़का लड़की देखते हैं एक दूसरे को पसंद फरमाते हैं, देखने के बाद एक नज़र देख लिया और पसंद कर लिया, तो अब लड़का लड़की ही को निकाह करने का जो हुक्म है, एक दूसरे को पसंद करने का जो हुक्म है, तो अब वो दोनों राज़ी हैं इस बात पर, तो बिल्कुल माँ बाप को मनाएं और मना कर वो शादी कर लें। लेकिन वही बात है कि अगर वो मान नहीं रहे तो फिर क्या किया जाए। मुख्तसर सी बात यह है कि वालिदैन को मनाया जाए, ना मनाए अगर उनसे बदतमीजी की ज्यादती करना ये तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो जायज़ नहीं, अगर वो ना मान रहे ना मान रहे तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं उसमें उनका अगर दिल वो हो रहा है तो वो वाली आप जिससे कर रहे हैं, फिर मैं बात करूं वो लड़की यानी ख़ानदान ऐसा नहीं है, लड़की ऐसी नहीं है, तमीज़दार है और आपके कबीले से मतलब ईमान वाली भी मुसलमान है, तो अब आप वो कोई जायज़ काम नहीं कर रहे बल्कि जायज़ ही काम कर रहे हैं। लेकिन आप बेहतर समझ रहे हैं कि आप बालिग हैं, कि आप बेहतर समझ रहे हैं कि मैं जो फ़ैसला कर रहा हूँ वो ठीक है,
मोहब्बत से समझाएं, माँ बाप को नहीं समझ पे तो फिर भी अगर वो मान ले तो ठीक है, ना माने तो आप शादी की इजाज़त है। अच्छा मोहसिन भाई, एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि अक्सर शादी के बाद जो बेगम घर आती है, क्योंकि ये बात किसी निशिस्त में की थी कि उसका फ़र्ज़ नहीं है खिदमत करने का आपके माँ बाप की, करे तो अच्छा है, ना करे तो उसका फ़र्ज़ नहीं। कभी कभी ये होता है कि फैमिलीज़ में आपस में होता है, कहीं आपकी बेगम की गलती होती है, कहीं आपके पेरेंट्स की जानिब से भी। ज़ाहिर एक एज हो जाती है, वैसे तो इग्नोर ही करना चाहिए, ज़ाहिर बड़े हैं, उनको रफू दरगुदर से काम लेना चाहिए जो बेगम है। ऐसी सूरत हाल में जो मर्द है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्योंकि एक जगह वालिदैन के हकूक़ हैं, एक जगह बेगम के हकूक़ हैं, ऐसे में क्या करें? अलमुख्तसर जवाब ये है कि देखें, ये बात हकीकत है कि वालिद और वालदा अगर लड़के के हैं और तो लड़की पे फ़र्ज़ नहीं, ये उसका एहसान है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सवाब उसको वैसा ही मिलेगा जो अपने माँ बाप की खिदमत कर मिलता है। दूसरी बात आ गई कि वो किसका साथ दे, मर्द दोनों का साथ दे, ना कि एक का साथ दे। बात यह कि वालिदैन की जो हकूक़ हैं वो भी पूरे करे, यानी उनको समझाने की कोशिश करे, उनसे ज़ुबान नहीं लड़ाए, उनसे बदतमीज़ी ना करे। बीवी के कहने के ऊपर, मिसाल के तौर पर किसी बीवी ने कान लफ्ज़ तो नहीं कहा कि कान भरें, ये कि दिल की बात कही, तो अब ये नहीं कि जज्बात में आके तुम माँ बाप से बदतमीज़ी शुरू कर दो, माँ बाप से तुम यानी बदकलामी शुरू कर दो। समझाना है उनको, उनसे अर्ज़गुज़ारिश करनी कि, और इधर बीवी के हकूक़ भी उसको भी देखना है कि वाकई कहीं आया तो नहीं किसी से ज़्यादती हो रही हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये माशरा है, तो उसके हकूक़ भी अदा करने हैं, उसको भी देखना है। अगर उसके साथ जुल्म ज़्यादती भी है तो उन्हें रोका जाए। अच्छा, अगर नहीं भी है तो फिर उतनी सी बात है कि उसके ख्याल रखा जाए। एक सिचुएशन ये है कि एक बेटा है जो घर का सबसे बड़ा बेटा है और वो अपने घर की जिम्मेदारियां भी देख रहा है, उसके वालिदैन भी है आते और भी बहन भाई हैं, लेकिन वो देख रहा है, तो क्या ज़िंदगी भर उसने ये हकूक़ पूरा करना है या उसकी चॉइस है? और अगर वो कर रहा है तो इसका अजर क्या है? चॉइस से क्या मुराद? चॉइस से मुराद ये है कि भाई ठीक है, अब ज़ाहिर उसकी अपनी भी फैमिली हो गई है, उसके वालिदैन भी हैं, अब ज़ाहिर है वो अब होता ही है, जो बड़ा बेटा होता है उसके पास सारे वो होते हैं कि भाई इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, और बच्चे उस तरह नहीं कर रहे, कमा रहे या जो भी है, या बहनें हैं, तो उस टाइम पे क्या हुक्म है? क्या उस लड़के का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सारी ज़िंदगी करे, और अगर कर रहा है तो उसका अजर क्या है? सबसे पहली बात शरीफ भाई, ये जहन में रख लें बात, लड़का छोटा हो, लड़का बड़ा हो, बेटी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी माँ बाप का हक है वो सब पर है। ये तो नसीब की बात है कि किसको ये माँ बाप, अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि तुम खिदमत कर रहे हो, चुन रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि मतलब बड़ा है तो वही हक अदा करेगा, छोटे का फ़र्ज़ नहीं है, या छोटा है तो बड़े का फ़र्ज़ नहीं है। नहीं, जिसका अल्लाह ताला ने जिसको चुन लिया है, और सबसे बड़ी नसीब के सौदे हैं। अगर माँ बाप किसी के भी हों, 5 भाई हैं, 5 में से 5 का हक है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखना, लेकिन जो ज़्यादा ख्याल रख रहा है ये तो उसका रब पे फजल हो गया है। जब तक वो खुद नहीं मरता तब तक उनके हक अदा करने हैं। लेकिन ये बात ये सोच के कि मैं बड़ा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ ज़्यादा है, या जो बंदा छोटा बोले यार बड़े का फ़र्ज़ ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जब तक वो शख्स मौजूद है, बड़े भाई करें या छोटे भाई करें, कोई करें, उसके ऊपर लाजिम है कि उसके वालिदैन का हक अदा वो करे। अच्छा मोहसिन भाई, जो ये हमारी सोसाइटी है इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ज़ाहिर बड़ा होता है उसके ऊपर एक डाल दिया जाता है लोग। हाँ, ये बात अच्छा, है। दूसरा ये कि अगर छोटे भाई इस काबिल ही ना हो, हाँ, वो कुछ कर ही नहीं रहे, अब जो बड़ा भाई है उसकी अपनी भी फैमिली है, उसके अपने बच्चे हैं, ज़ाहिर है उसके बच्चों पे भी उसका फ़र्ज़ बन रहा है, आपकी सैलरी है लिमिटेड, ऐसी सिचुएशन में क्या करें भाई? फंस जाते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की आपने, सवाल भी माकूल है आपका। देखिए, पहली बात है अपनी इस्तात के मुताबिक खिदमत करिए, ये नहीं कि बच्चे फाके में हो, बीवी फाके में हो, या हुकूकुल इबाद में हक उनका भी है। अल्लाह तुमसे पूछेगा तुम्हारे बच्चे फाके में क्यों रहे, क्योंकि तुम्हें ताकत दी थी। माँ बाप का हक जो तुम्हारी इस्तात है वो अमल कराना है, लेकिन माँ बाप के साथ बीवी बच्चों का भी हुकूक। लेकिन ये भी बात ये नहीं है कि बंदा सिर्फ एक हक की तरफ जाए, दूसरे हक को तोड़ दे। तो सारी बातें दोनों को बैलेंस लेके चलना है, इसी में कामयाबी है। बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल जो मैंने किया, ये अक्सर हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं और फिर जहन में सवाल से सवाल निकलते हैं। बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि नशियात में आप पूरी बात किया करें। उनको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास टाइम कम होता है, इस वक्त हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, लेकिन ये जो मसला था इसी वजह से मैंने पूरा डिस्कस किया ताकि वो लोग जो इसे समझना चाह रहे हैं उनका विजन क्लियर हो सके। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रूरत। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त सजा हुआ है और हमारे मेहमान जो है सहरी कर रहे हैं। आप पूछते हैं कि उन्हें कैसी लगी। मदिया, कैसे लगी आपको फ़िश? बहुत अच्छी है, अच्छी बनाई है उन्होंने। थैंक यू। आप डॉक्टर साहबा कैसी लगी आपको? ज़बरदस्त, अच्छी पक्की बात है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहबा, बात होती है वेट लॉस की। मुझे ये बताएं कि जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इन सेंस कि क्या डाइट प्लान लेना है, क्या डाइट प्लान नहीं लेना। दूसरा ऑप्शन में हमारे पास होता है कि हम मशीन्स के थ्रू उसको वेट कम कर सकते हैं। क्या ये सेफ प्रोसीजर है?
देखिए आजकल इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे फ़ैट फ्रीजिंग है, फ़ैट को हम फ्रीज़ कर देते हैं उस एरिया पे। जब वो फ्रीज़ आउट होता है तो उसके बाद वो डिवाइड होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और वो पी और पू के थ्रू डिज़ोल्व होकर फ़ैट निकल जाता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो ये एक लेटेस्ट है। दूसरी है रोलर्स, जो बहुत बड़े, इतने बड़े रोलर्स होते हैं, और उसको आप बाकायदा ऑयल करके फिर आप रन आउट करते हैं। तो जो भी जैसे कहते हैं ना कि फैट न्यूड्यूल्स पैदा हो गए हाथ में, बिल्कुल। ये जगह जगह लेग्स पे हो गए, तो वो उसको बिल्कुल स्मूथ आउट करता है और अपलिफ्ट करता है। तो ये एक अच्छी न्यू चीज़ है, और डाउन टाइम कुछ भी नहीं है। आप आराम से आके अपनी 1 आवर की ट्रीटमेंट करवाएं और आपको रिजल्ट विद इन 2 वीक्स मिल जाता है। अच्छा, ये बहुत एक्सपेंसिव है क्या है? क्योंकि आप माशाल्लाह ये करती भी हैं, इस वजह से आपसे सवाल बनता है, बहुत एक्सपेंसिव होगा? बिल्कुल है, क्योंकि आपको 1 to 2 मंथ्स का वर्कआउट, आप उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो इंच लॉस थेरेपी का सिस्टम है, वो आपको मिल रहा है विद इन हाफ एन आवर 1 आवर। तो अगर आप 3 या 4 इंचेस ड्रॉप आउट कर रहे हैं तकरीबन 30 मिनट्स में, तो जाहिर बात है उसके अराउंड हम चार्ज करते हैं 10,000 पर ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो क़यास आराइयाँ हो रही होती हैं, जो बातें हो रही होती हैं कि जी ना कराएं, बड़ा मसला हो जाएगा, और बड़ी काटम पीटी हो जाती है, और होने के बाद गुर्दे, लिवर, फेफड़े सब ख़राब हो जाते हैं, ऐसी हम बातें सुनते हैं। हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं है, ये बातें सुनते हैं। तो हम लोगों को किस तरह इस चीज़ की इंश्योर करा सकते हैं कि भाई इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे अगर मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनका फ़र्स्ट एनालिसिस होता है। मैं पूरा ब्लड वर्क करवा लेती हूँ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू बी मेक श्योर कि उनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी। एंड देन जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, स्पेशली आफ्टर द बेबीज़ होते हैं, वो मदर्स जो बहुत एक पाउच के लिए, पर्टिकुलर पाउच के लिए आए हुए होते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक है, या स्पेशली 60 प्लस ख़वातीन हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़, अथराइटिस की वजह से डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप वज़न लूज़ करें, या इवन कार्डियोवास्कुलर हार्ट पेशेंट्स के लिए कि उनकी ब्लड, आई वुड से कि ब्लड फ्लो रेगुलेट नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वज़न लूज़ करें। अब घुटने ख़राब हो गए, भाग सकते नहीं ट्रेडमिल पे, बाहर जाके वर्कआउट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो अब ये वो लेफ़्ट ओवर जो फ़ैट डिपॉजिट्स है, वो इतने सालों का बना हुआ है, ज़ाहिर बात है इसको आई वुड से कि सेल्स को ब्रेक करने के लिए टाइम तो लगेगा। तो इस वजह से ये ट्रीटमेंट्स एस्थेटिक पॉइंट्स कम, मेडिकल हवाले बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करते हैं। अच्छा, क्या ऐसी बीमारियां होती हैं जिस पर आप लोग मना कर देते हैं? बिल्कुल। उन लोगों के लिए मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी के साथ इशू है, तो ऐसी क्या बीमारियां हैं जिसके ऊपर आप लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करते? कॉन्ट्रोडिक्ट करेगी पेस मेकर्स, जो हार्ट के पेस मेकर्स पे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनकी बॉडी में कोई मेटल लगा हुआ है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, या नी सर्जरीज हुई हुई हैं, मेटल्स हैं, तो उनको फिर हम रेकमेंड नहीं करते। नंबर 3, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लाइक 80s में और 75 में, तो कुछ पेशेंट्स को डायरिया की इशू हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर जब हम फैट जो फ्रीज़ आउट करने की ट्रीटमेंट है, उसमें ये इश्यूज़ होता है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस के इश्यूज़ हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते। तो होता ये है कि आपका पूरा फ़ैट, एक वैक्यूम होता है बेसिकली, पूरा फ़ैट सक होता है, अंदर की तरफ जाता है, होल्ड करती है वो मशीन, उस फैट को फ्रीज़ करती है तकरीबन 500 डिग्रीज़ पे, यानी सॉलिड आपको बर्फ़ मिलेगी वो एरिया। तो वो एरिया को बर्फ़ करने के लिए ज़ाहिर बात है आपका जो पेशेंट है वो भी सेंसिबल होना चाहिए। अगर आपको फ़र्ज़ करें फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिकल इशू, फोबियाज, एग्जैक्टली, तो उनको फिर हम नहीं करते, बिकॉज़ वो हैंडल नहीं कर पाते। एवरी टाइम एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जाते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पेट स्क्वीज़ हो रहा है, क्योंकि सर्टन टाइम्स ब्रूजिंग इफ़ेक्ट में होती है। उसके बाद ब्रूजिंग होती है, ज़ाहिर बात है, इफ़ यू आर फ्रीजिंग द फैट फॉर सो लॉन्ग, और फिर उसके बाद हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप मसाज खुद, यानी पेट पे इफ़ यू लार्ज मूवमेंट्स कर लें, उसके बाद वो सूजन आहिस्ता आहिस्ता जाती है। एट दैट टाइम हम पेशेंट्स को यूजुअली रेकमेंड करते हैं 14 to 15 ग्लासेस पर डे वाटर। अगर बिल्कुल पानी नहीं पिया, फैट डिपॉजिट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई ऑर्गन्स को हिट करेगा।
अगर यूजुअली ये होता है कि 14 to 15 ग्लासेस, क्योंकि इतनी गर्मी है, हर कोई जो मेरे पास आता है वो 3 लीटर पानी पी रहा होता है, तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम फॉर दैट। अच्छा, एक चीज़ और अमूमन लोगों को आती है कि उनके फेस से, मेरे साथ भी है, फेस हैवी होता है। अब वो फेस की एक्सरसाइजेस बताते हैं लेकिन नॉर्मली इतना कर नहीं पाते हैं, तो फेस कम करने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट चाहिए? फेस कम करने के लिए है अल्ट्रा, जो 5D डिमेंशंस ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र शॉट्स होते हैं और आपको पूरे यहाँ से लेके वो वी लिफ्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वी लिफ्ट बिल्कुल चाहिए, वो आपको करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप जैसे पेशेंट्स होते हैं तो उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया यानी चिन, स्पेशली ख़वातीन की चिन ही होती है। और आपने ये कह दिया मेरे जैसे मजाक बन जाएगा मेरा। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे का मतलब देखिए, काफ़ी लेडीज़ के इश्यूज ये होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, आप ओबीस नहीं हैं, जेंट्स को भी हो जाता है ना फेस हाँ आप ओबीस में नहीं आ रहे हैं, आप क्वाइट स्लेंडर लुक है, बट ये होता है कि लोअर ऑर्बिकुलर, क्योंकि आप टीवी, जाहिर बात है टीवी मॉडल हैं तो टीवी पे हर चीज़ ज़्यादा बड़ी आती है, तो उसकी वजह से उसको नज़र में रखने के लिए आपको और मज़ीद कट डाउन करना पड़ेगा। बट इट्स सेफ? हाँ बिल्कुल, सबसे सेफ। अब तो बोटॉक्स फिलर्स आई वुड से कि यूरोप में तो ऑलमोस्ट बैंड हो रहा है, दे आर नॉट डूइंग इट एनी मोर, मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ मोस्ट एक्सपेंसिव। करेंगे कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो होते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग अभी टीवी देख रहे हो देख लेंगे भाई ये फेस हैवी आता है, ये टीवी पे थोड़ा बड़ा आता है, तो वैसे ना कहा करें कि हैवी हो रहे हो। मदिया, मुझे बताएं कि आपको शौक़ कैसे हुआ, आपके फैमिली में से कोई था इस फील्ड में, किस तरह आप डिज़ाइनर बनी, ये जर्नी क्या थी? क्योंकि आप मुसव्वरा भी हैं, मुसव्वरा मीन पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती हैं आप, और वो देखी हैं आप, एग्जीबिशन पता नहीं क्यों नहीं करती हैं, ये शौक़ कैसे हुआ? शौक़ तो इस तरह हुआ कि आई थिंक मेरे बचपन से ही मुझे शौक़ था, आई वाज ऑन क्रिएटिव साइड, और बचपन में मेरे पेरेंट्स थोड़ा बॉदर भी होते थे कि ये क्या है, ना इसको खाने का होश है, ना स्कूल का होश है, बस खाली ड्राइंग्स करती रहती थी मैं, और मुझे इतना एक्नॉलेज करते थे, बहुत सारे लोग एक्नॉलेज भी करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। एनीवे आई थिंक ये मेरे जीन्स में भी है, क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो ही वाज द फाउंडर ऑफ खादी इन पाकिस्तान। पहली खादी जो है मेरे दादा ने बनाई थी। इसका बैकग्राउंड ये है कि कपड़ा नहीं, खादी जिस पे कपड़ा बनता है, जो खादी मशीन होती है, सही है, उस पे कपड़ा बनता है। सो जब वो अमृतसर से मेरे दादा लायलपुर मूव हुए, जो अब फैसलाबाद है, उस वक्त जो है मेरे दादा ने मलका विक्टोरिया के लिए भी फर्नीचर्स बनाकर भेजे, और जिसके सर्टिफिकेट्स उनको आते थे। सो उस वक्त नेशनल टेक्सटाइल मिल थी वहाँ पर, जो गोरों के अंडर आती थी, अंग्रेज़ों के अंडर आती थी। तो जो उनकी जो वहाँ पर वो जो हेड थी, जो भी मैनेजर थी, उन्होंने इनको इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने उनको कहा कि एक बड़ा सा केज बनाना था। उन्होंने कहा ये केज मेरे लिए आप बनाओ, ये सब कुछ। जब दादा ने बना दिया तो उन्होंने कहा कि अब वो उनको लूज़ नहीं करना चाहती थी, इतना स्किल्ड पर्सन, तो उन्होंने कहा अब तो हो गया, मतलब अब मेरे लिए कोई काम नहीं है, सो आई कैन गो। लाइक नहीं, अब इसको डीअसेंबल कर लो दोबारा से और फिर असेंबल करो। तो जब उन्होंने देखा कि ये चाहती नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं आपको खड्डी बना कर दे दूँ। और फिर उन्होंने पहली खड्डी बनाकर पाकिस्तान में दी थी उनको, जिसके उनके पास सर्टिफिकेट्स भी थे, जिसमें कपड़ा बनता है। एंड देन फिर ये हुआ कि मेरे ताया, मेरे अब्बू, इन लोगों ने फिर मशीन्स के अंदर जो शटल लगता है, जिसके अंदर बॉबिन लगती है, उस पर थ्रेड लिपटता है और वो उससे कपड़ा बनता है, ये सब चीज़ हमने बचपन से देखी है, ये होते हुए अपने घर में देखी है। एंड देन फिर जब कपड़ा बनता गया तो फिर मेरी अम्मी भी एक तरीके से हाउसवाइफ भी थी और एंटरप्रेन्योर थी कि उन्हें वो कपड़ा सेल करती थी, एग्जीबिशंस करती थी, इवन टाई एंड डाई घर में कर लेती थी खुद। तो ग्रोइंग अप अच्छा लगता था बहुत देख के अम्मी को इस तरह। एंड माई फादर इज़ कम्प्लीटली सेल्फ मेड पर्सन, मेरे दादा भी बिल्कुल इस तरह से, नो बैकग्राउंड सपोर्ट, और इस तरीके से आई थिंक मेरी जीन्स में है। मेरे ताया, मेरे दोनों ताया, बड़े ताया, मेरे फादर, ये सब। और चलें, अच्छी चीज़ ली जीन्स से, वरना बहुत से लोग जीन्स से गुस्सा ले लेते हैं, बहुत लोगों की जीन्स में होता है उनके बाल गिर जाते हैं। आपने एक अच्छी चीज़ हासिल की अपनी जीन्स से, एक बहुत अच्छी बात है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद बहुत अहम है, कीमती है। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह ताला से, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। ना जाने किसके मुँह की निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। महानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए?
मोहसिन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी के वालिदैन दुनिया में नहीं रहे तो उनको राज़ी करने का क्या तरीका है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिनके वालिदैन दुनिया में ना हो तो वो इस्तग़फ़ार करे, अपने लिए भी और वालिदैन के लिए भी, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे। यानी जितना वो उनके लिए दुआ करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला नाफरमान से उसको फरमाबरदार औलाद में शामिल फरमा लेगा। बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या वालिदैन की नाजायज़ बात भी माननी चाहिए? नाजायज़ बात से क्या मुराद है आपकी, ये बताएं। यानी मतलब कोई ऐसी बात नाजायज़ से इनकी मुराद ये हो सकती है कि जैसे शादी वाला एक हमने सवाल पूछा था, फिर किन मामलात में बात नहीं माननी चाहिए? अच्छा, ये अब आप बात आ गई। देखिए, नाजायज़ से मुराद ये कि शरीयत के ऐन तकादों के ख़िलाफ़ कोई बात हो। मिसाल के तौर पे माँ बाप कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ो, नमाज पढ़ना हुक्म है, रोज़ा नहीं रखो। इसी तरीके से दीन के जो भी काम हैं उन काम को मना करें, तो उसने शरीयत में फरमाया कि जिस काम में माँ बाप दीन के ख़िलाफ़ बात करें वो ना मानना, ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं है, बल्कि उनको समझाया जाए, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर वो हुक्म ना माना जाए, बल्कि नमाज़ पढ़ना हो, जो भी दिन का काम करना, वो आप लाज़मी कर सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, एक प्रॉब्लम ये आती है हमारे मुल्क में, जो बड़ा बड़ा दुख होता है, ये बेसिकली अंग्रेज़ों में ज़्यादा देखने में आता था कि जो पेरेंट्स हैं उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे हैं, बड़ा दुख होता है जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और उन्होंने जाके उनको छोड़ दिया है किसी भी मामले की वजह से। आया वो मामला कुछ भी हो सकता है। जब हम जाते हैं ओल्ड एज होम तो वो कहते हैं कि जी हमारी वालदा का कुछ नफ्साती तवाज़ुन ख़राब हो गया था, अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? जब बच्चा रोता है, माँ आराम कर रही होती है, माँ ने उस वक्त बच्चे को नहीं छोड़ा जब उसको अकल नहीं थी, जहन में सुकून नहीं था और उसको किरदार का पता नहीं था। बच्चे का रोना कोई और नहीं बता सकता, माँ ही बताती है कि बच्चे को अभी प्यास लगी है, भूख लगी है। तो बात यह है कि माँ पागल हो, बाप नफ्सियाती हो, या हाथ पैर से गिरे लूना लंगड़ा हो, किसी भी हुक्म में माँ बाप को नहीं छोड़ा जा सकता। कुरान का हुक्म है कि उनमें से कोई भी एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके साथ नरमी से पेश आओ, और उनके साथ अपने भी उस वक्त भी उफ मत करो, और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ जिस तरह वो बचपन में तुम्हारे साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। और बिल्कुल ये बात उन तमाम बच्चों के लिए है कि जब आप छोटे होते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है, हमारा ही बच्चा है, तो पता चलता है कि वो ऐसी चीज़ें मांगता है, ऐसी चीज़ें करता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत एग्जॉस्ट होते हो, लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हो, प्यार करते रहते हो। अगर आपके वालिदैन उस एज में पहुँचते हैं, कहते हैं ना बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं, तो फिर आपको गुस्सा क्यों आने लगता है? आप क्यों अजीब से होने लगते हैं? अपनी आखिरत बचाएं, वो तमाम लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा हुआ है। मोहसिन भाई, एक चीज़ ये है कि मैं सपोज़ एक बाप हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बट मेरे बच्चे की थिंकिंग है नहीं जी उसने आर्टिस्ट बनना है, या उसने फोटोग्राफर बनना है, या उसने डिज़ाइनर बनना है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? क्या बच्चे को उसके हाल पे छोड़ा जाए, या हमें अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर डालना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात ये, मर्ज़ी डालने से मुराद ये समझिए कि वो मर्ज़ी जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा, मिसाल के तौर पे आम तौर पे ऐसा होता तो नहीं कि वालिदैन की मान लेते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा मिसाल के तौर पे जो अल्लाह उसके रसूल का कानून है उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ जाके बनना चाह रहा हो, इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक शख्स डॉक्टर है तो डॉक्टर अच्छा यानी कि अच्छा शोबा है, अच्छा प्रोफेशन है, इसके बजाय अगर कोई डाकू बनना चाहे, और डाकू का तो बाप का हुक्म ये है। चलिए वो तो बात आपकी ठीक है, डाकू तो कोई नहीं बनना चाहेगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये डॉक्टर बने, उसको पुलिस में जाना है, उसका शौक है, और मैं इस बात पे बज़िद हूँ कि नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है। अब उसकी चाहे एबिलिटी है या नहीं है, मैं उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में लगाऊं अपनी खुशी के लिए? नहीं, इसमें हुक्म ये है, देख लीजिए, अगर दोनों काम जायज़ हैं और दोनों काम खिलाफ शरिया नहीं है, तो अगर माँ बाप अगर इस पर राज़ी नहीं, तो पहले तो हुक्म ये फजीलत इसी है कि वो माँ बाप की मान ले। मैं क्यों मान ले? इसकी मिसाल इससे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता नमाज, और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, तो मैं नमाज़ तोड़कर पहले अपनी माँ की बात सुनता। ये हुक्म है रसूल खुदा का। तो मुराद क्या है कि अगर नफिल नमाज तुम पढ़ रहे हो और माँ तुम्हें आवाज़ दे, तो तुम फ़ौरन तोड़कर माँ की बात सुनो। लेकिन मोहसिन भाई, इसमें बच्चे की एबिलिटी कितनी मैटर करती है? अब एक सपोज बच्चा है, वो पढ़ने में अच्छा है ही नहीं, उसको पता है कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ नहीं, लेकिन मेरे आगे आपने किताब खोल दी, वही वाली बात ना कि कुरान को समझ के पढ़ो। ये वाली बात हम करते हैं कि समझ के पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया। तो जब उसमें एबिलिटी नहीं है तो फिर पेरेंट्स क्यों पीछे लग जाते हैं? फिर इस बात को समझिएगा, आप इसका समझ लीजिए कि मना नहीं है, जो उसका प्रोफेशन बच्चा चुनना चाह रहा है वो चुने, लेकिन माँ बाप से बदतमीजी ना करे, बगल उनको समझा सके। लेकिन अगर ये कहे कि बाजिद हो जाए
उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, दोनों जायज़ काम है। यानी कि वो काम जो प्रोफेशन चुनना चाह रहा है चुन ले, कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन मैं आप याद रखिएगा, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊँ, कोशिश करें माँ बाप की रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल कर ले, अल्लाह उसमें बरकत दे देगा। यानी कोशिश ये हो। लेकिन अगर फिर भी वो समझ रहे हैं कि नहीं मेरा इंटरेस्ट ये है और मेरे माँ बाप ये शायद इस बात को पहुँच नहीं पाए, तो वो काम करे जिसमें उसका दिल है, क्योंकि वो जायज़ है, वो नाजायज़ काम नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मतलब कोई गुनाह नहीं है? नहीं, गुनाह नहीं है, बरकत इसमें कि माँ बाप की बात मान लें। क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बने, और एक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अल्लाह ताला बनने की तौफीक दे, लेकिन उस बच्चे का हाफ़िज़ा ही तेज़ नहीं है, बट वो उस चीज़ पे बज़िद हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि वो बज़िद हो जाता है कि नहीं तुमने करना है। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए, हाफिज़ कुरान तो ये बात है कि माँ बाप इसके समझे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में एक ताज पहना रहा है, यानी कि जब रोज़े महशर, तो ये तो अच्छी बात है और कोशिश अल्लाह करे बच्चे के अंदर ये एबिलिटी आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात है कि दुनिया के दूसरे मामलात में अगर बच्चा, वही बात आ गई, किसी और महकमे में जाना चाह रहा है तो उसमें बिल्कुल छूट है कि वो जा सकता है, अगर माँ बाप को समझा के। उनसे सिर्फ इतनी सी बात है कि उनके सामने बदजुबानी ना करें, उनसे कोई बदतमीजी ना करें। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो वालिद की बात कर लेते हैं, वालदा तो नहीं, उधार लेते हैं, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्या बच्चे का फ़र्ज़ है उनका उधार उतारने का? अगर उसे मालूम है, अगर कोई आगे बताया कि जी तुम्हारे वालिद ने मुझसे उधार लिया, तो उसके पास सबूत भी हो। हाँ, सबूत भी फिर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसका फ़र्ज़ है ये दे, बिल्कुल हक है कि वो उसको अदा और करे। अगर वो नहीं कर रहा किसी बात की वजह से, तो क्या उसके वालिद को गुनाह मिलता रहेगा? नहीं, बात यह है कि अगर उसे मालूम चल गया है और उसके बाद इसे इतनी सतार भी, कोशिश करे आहिस्ता आहिस्ता करके भी और किसी तरह उसको हक अदा कर दो, और वाकई वतन सबूत है कि वालिद ने ऐसे ये पैसा लिया है। गुनाह का जहाँ तक ताल्लुक, याद रखिएगा कि क्योंकि विरासत जिस तरह बाप की विरासत में औलाद कहा के, इस तरह औलाद का फ़र्ज़ है कि अगर बाप के ऊपर कोई कर दे तो वो अदा करे। इतनी सी बिल्कुल बात। जी, ये सवाल इसी वजह से पूछे जाते हैं ताकि लोगों का विजन क्लियर हो, क्योंकि लोग बड़ा परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेके। मदिया, मुझे ये बताएं कि बात अभी आपने बताया कि आपका एक बैकग्राउंड भी था, सारी चीज़ें बताएं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं इनके अमूमन सूट महंगे क्यों होते हैं, और क्या कोई डिज़ाइनर ये सोच के बनाता है कि यार चीज़ अच्छी है, सस्ती है और मैं लोगों के लिए बना दूँ? ऐसा होता है? वरना इतने महंगे होते हैं कि हम तो वापस ही आए थे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक डिफरेंट रेंजेस होती हैं। अगर एक चीज़ मास प्रोड्यूस्ड है तो ऑफ कोर्स उस पर उसकी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कम आ रही है। सो ऑफ कोर्स वो अगर मास प्रोड्यूस है तो वो क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, सही है। अगर एक चीज़ एक्सक्लूसिवली बन रही है जस्ट फॉर यू, आपके लिए डिज़ाइन हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो मटेरियल भी आपकी सोच के एक ही मटेरियल लिया जाएगा एंड देन एक टेलर आपको दिमाग में रख के आपके लिए बनाएगा। तो ऑफ कोर्स वो मास प्रोड्यूस नहीं है, एक ही चीज़ बन रही है आपके लिए, एक्सक्लूसिव है, तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइस उस तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो रेप्लिका आती हैं ये कितना नुकसान देती हैं डिज़ाइनर को? मदिया ने एक चीज़ निकाली बड़ी मेहनत से, उसके बाद वही बाज़ार में बिक रही है 600, 700, 1200, 1300, कितना दुख होता है? क्या ये नुकसान है आप लोगों को? आप कहते नहीं खैर है? हाँ, नुकसान तो नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी वो है कि आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आपको कोई रेप्लिकेट कर रहा है और आपको तो यू आर एबल टू इंस्पायर समबडी, कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात है जी, इन्होंने इतना बुरा नहीं माना। अच्छा, मुबशरा बात हो रही थी स्किन की। स्किन को लेके लोग नए नए टोटके करते हैं, रंग गोरा करने के लिए, पता नहीं बेचारे क्या क्या मिलते हैं। मुल्तानी मिट्टी तो अच्छी होती है, मैंने सुना है। स्किन के लिए ये जो ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन और ये अपने गालों को कुछ ऊपर कर लेते हैं, अपलिफ्ट, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या होता है, या और कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये ठीक है, सेफ है? नहीं, डिपेंड करता है कि काफ़ी पेशेंट्स को कि क्या चीज़ सूट हो रही है। अब अगर आपके ऊपर इफ़ यू आर लाइक 50-60 ईयर्स ओल्ड और अगर आप 30 का बनना चाह रहे हैं और आपने काफ़ी बोटॉक्स फिलर्स कर लिए, वो सूट भी नहीं कर रहा होता है। हाँ, तो जो डिपेंड बहुत ही ऑन, आर्टिफिशियल लग रही है। बहुत ज़्यादा, एंड डिपेंड ऑन योर डॉक्टर कि उनको कंसल्टेशन करना चाहिए प्रॉपरली। जैसे स्किन एनालिसिस करने के बाद एक ग्राफ आता है जिसे हम कंप्यूटर पे बनाते हैं कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे, बिफोर आप फेस आपका ये है, फिर ऐसा हो जाएगा। आफ्टर आपको ये सूट हो या ना हो, इवन कलर्स कॉम्बिनेशन। ना गोरे होने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम कहें कि क्लियर स्किन, तो उनको समझ में नहीं आता क्लियर स्किन क्या चीज़ है। अगर हम बोलेंगे स्किन को वन टोन में लेकर आना है, बोलेंगे अरे ये तो बस पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मगर वो एक साइकोलॉजिकली बिठा दिया गया है वाइटनिंग का नाम। इवन उसमें वाइटनिंग कोई चीज़ होती नहीं, बेसिकली इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट। अब वो ब्लीचिंग एजेंट बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को भी डैमेज करता है।
तो अगेन फिलर्स, बोटॉक्स, अपलिफ्टिंग ना, जो अपलिफ्टिंग अल्ट्रा जैसे हम बात करते हैं दैट्स परफेक्ट। अगर आपको अपने सिर्फ 1 to 2 स्किन टोन डाउन चाहिए, जैसे आपका ओरिजिनल 20-30 ईयर्स पहले था, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स चेंज, ईयर चेंज, मेडिकल इश्यूज हो गए, तो आपका स्किन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर्स का एक फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनको मैं एड देखता हूँ, तो वो इस तरह के होते हैं कि 65 ईयर्स की खातून है और वो उनको बता रही होती हैं कि ये इन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो नाउ ये 30 साल की लगने लगी। तो ये ऐसी हवा में होती है बातें, मतलब सच बताना चाहिए ना कि ऐसा नहीं होगा, और बेचारा करा लेता है। देखिए ये तो वही वाली बात हुई ना कि बिफ़ोर आपने वेडिंग के ऊपर मेकअप कर लिया, बिल्कुल कैमोफ्लेज कर लिया, चेंज कर दिया, जब वो सुबह हुआ, जब मेकअप उतरा तो वो कुछ और ही चीज़ थी। बात तो वही हुई ना कि बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वो करने चाहिए आपको जो आपकी स्किन पर अच्छी लगे, आप पर अच्छे लगे। फ़र्ज़ करें अगर आप नॉर्मल हाउस वाइफ है जिनका काम होगा चूल्हा एंड ऑल, और आप खूब सारी ब्लीच लगा रही हैं, तो ज़ाहिर बात है स्किन तो डैमेज होगी। बट आपकी एज के मुताबिक इफ़ यू आर मीडिया पर्सन तो आपको मेंटेनेंस पे आना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ आई वुड सजेस्ट कि कोकोनट वाटर पीते रहें और गन्ने का जूस रोज़ाना, बिल्कुल, उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे, अंदर की जो न्यू स्किन आती है वो जैसे कहते हैं ना हम 6 मंथ्स में रीजनरेट होती है। कितने टाइम में असर करेगा? 3 मंथ्स में अगर आप रेगुलर 1 मंथ आपने गन्ने का जूस पिया, दोनों साथ पीने या एक महीना? फ़र्ज़ करें आपने कोकोनट वाटर लंच पे ले लिया, 5 बजे के टाइम पर आपने गन्ने का जूस पी लिया, उसमें लेमन और अदरक डाल के आप पिए, आपका पेट भी अंदर जाएगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिनको है, यानी पेट ख़राब रहता है, हाजमा ख़राब रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, और प्लस आपके स्किन के लिए डॉक्टर मुबशरा ने बड़ी ख़तरनाक चीज़ बता दी, क्योंकि पता है क्या होगा, हमें मार्केट में ये भी महंगी मिलने लगी। हमारे यहाँ जो चीज़ का फ़ायदा बताओ वो ऐसी आसमान पे जाती है, तो भाई इसको महंगा मत कर देना कि इससे स्किन अच्छी हो रही है, अभी किसी ने बता दिया तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा है ना, टाइम कम है, एक सवाल आपसे मेरा रह गया था, क्योंकि मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, आई वाज रियली अमेज्ड कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, तो आपने उस फील्ड को क्यों नहीं चुना? क्या उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला, डिज़ाइनिंग में पैसा बहुत है, रीज़न क्या था चुनने का? पेंटिंग करना, आई थिंक दैट्स अ थेरेपी फॉर मी। मैं जब भी कभी भी एंग्शियस फील करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं जब पेंट करती हूँ तो दैट जस्ट काम्स मी डाउन। तो वो मेरे लिए पेंटिंग कभी भी एज अ प्रोफेशन था नहीं, सो मुझे बस पेंट करने में अच्छा लगता है। और टू बी ऑनेस्ट, जब कोई मुझे कहता है ना तुम ये अपनी पेंटिंग्स बेचती क्यों नहीं होता, सर नहीं, कोई देयर लाइक माय बेबीज, मैं अपने मतलब मैं इनको बेचना नहीं चाहती, मैंने इतनी मेहनत से इतनी फीलिंग्स इन्वॉल्व करके इनको बनाया है, आई डोंट थिंक मैं इनको बेचना चाहती हूँ। सो इस वजह से आपने नहीं किया, वरना लोग कहते हैं डिजाइनिंग में पैसा ज़्यादा। आपने बड़ा पेंटिंग में इंटरेस्ट लिया, आप भी बनाती थी पेंटिंग? नहीं, मगर मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो पेंटर्स हैं, और सेम उनके भी यही थॉट्स हैं कि जब हम कभी कुछ बनाया है ऐसा? एप्पल बचपन में बनाते थे, एप्पल बनाना, हाउस, फ्लावर, ये हमारी ड्राइंग में आता था। स्कूल में जो पेंटिंग होती थी बस उतनी की, उसके अलावा कभी मैंने ट्राई नहीं किया। हम लोगों को बड़ा मसला होता है, ये याद आता है ना, डायग्राम्स बनानी होती थी, मैंने बायोलॉजी ले ली थी, तो डायग्राम इतनी मुश्किल होती थी, मैंने बायोलॉजी इसलिए छोड़ी वो थी। फिर एक पेपर पे हम उसको बना के ऐसे ऐसे स्केच करते थे, वो बहरहाल एक मुश्किल काम होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे नशिस्त में, अल्लाह करे आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो रमज़ान मुबारक के महीने में पूरी हो। बात हो रही थी वालिदैन की हकूक़ और उनकी अहमियत के हवाले से, जाते जाते सिर्फ उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं लेकिन ओल्ड एज होम में, खुदारा अपने वालिदैन को वापस ले आएँ, क्योंकि जब उस दुनिया चले जाएंगे और आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे और महानूर को इजाज़त दीजिए, मेरी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।